हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में सीखा होगा द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली देखकर एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि आपको केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो मेन प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है एल्केन्स के लिए, वो ये स्टडी करना है बच्चा, क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं, सपोज कीजिए बेसिक एल्केन अगर मैं ले लूं आपका इथेन, तो इसके पास क्या है, इसके पास मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इन मिथाइल ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं एल्काइन, सॉरी इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल, एल्काइल ग्रुप्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना बच्चा, ये एल्काइल ग्रुप्स आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? हाइड्रोफोबिक। इस हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर रिपेलिंग नेचर के होते हैं, ये वाटर को रिपेल करते हैं, यानी कि वाटर से रिएक्शन नहीं करते, यानी कि वाटर को रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपके एल्केन्स होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो यहाँ पर बॉन्ड है वो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते। आपको मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है वो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बने हुए बॉन्ड को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इन रीजंस की वजह से ये आपका वाटर रिपेलिंग नेचर के हो जाते हैं और आपके फॉर्मेशन नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्ड का, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? आपके एल्केन्स, ये नॉन पोलर कहलाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये आपके बॉन्डिंग नहीं करते और ना ही वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, मेन आपको प्रॉपर्टी ये वाली स्टडी करनी थी इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाइए केमिकल रिएक्शंस पर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी है? सबसे पहले जो आपको स्टडी करनी है वह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि कोई एक चीज गई और कोई दूसरी चीज आई। ठीक है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक गया और दूसरा आया, बट फॉर टेम्पररी बेसिस। ये परमानेंट ट्रांसमिशन नहीं होता, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट रिएक्शन को स्टडी करना है वो है आपका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन एशन, यानी कि हैलोजन का एडिशन आपको करना है। हैलोजन यानी कि एक्स, एक्स के होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इनका आपको एडिशन करना है, तो आप कहलाओगे, तो आप कहोगे कि दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हम जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं हैलोजेंस की, वो परफॉर्म करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। ठीक है, और सबसे ज्यादा हम लोग परफॉर्म करते हैं क्लोरीन के साथ। तो हम लोग जो यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन करने जा रहे हैं बच्चा, वो है आपकी क्लोरीन के साथ। कैसे होगी? आप कोई भी मिथाइल ग्रुप ले लीजिए, सबसे बेसिक लोअर मिथाइल ले लीजिए, इसमें हैलोजन को ऐड करेंगे। लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि क्लोरीन जब भी अकेला आता है तो ऑलवेज लाइट तो एवरीवेयर है, तो लाइट से रिएक्शन कर लेता है और क्या फॉर्म करता है? आपके पास जो CH4 है ना, उसको ऐसे लिखिए, Cl2 को ऐसे लिखिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे ये H का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको सिखाया गया है होमोलैटिक फिजन, बताया था ना, वो सारे मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होते हैं, इसलिए आपको पहले सिखाए गए थे आपके प्रीवियस चैप्टर के अंदर। अब ये HCl आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये CH3Cl आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या फॉर्मेशन करेंगे? CH3Cl प्लस HCl, क्या बन गया? क्लोरोमीथेन, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? मिथाइल क्लोराइड। आया समझ में? इस रिएक्शन को, जो फर्स्ट रिएक्शन आपने देखी ना, इस फर्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं इनिशिएशन, यानी कि आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन।
यानी कि अभी बताया नहीं मैंने आपको फ्री रेडिकल क्या है। जो हेलोजेनेशन है ना, वो रिएक्शन आपकी इनिशिएट हो गई है, ठीक है। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का अब होगा प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है? प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब होता है रिएक्शन का कंटिन्यूअस होते रहना, नॉन स्टॉप, ठीक है, अनस्टॉपेबल रिएक्शन है। और रिएक्शन कब तक होती रहेगी? जब तक आपके जो एल्काइल हैलाइड है उसमें से हैलोजन उसमें से हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, ठीक है। मैं फर्स्ट रिएक्शन फिर से लिख रही हूं आपकी इनिशिएशन की। CH4 plus Cl2 in presence of light gives you CH3Cl plus HCl। ये हो गया इनिशिएशन। अब प्रोपगेशन क्या होगा? नेचर में Cl2 तो और भी प्रेजेंट है, ये फिर से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, ठीक है, और एक क्लोरीन वहां जाके लग जाएगा। क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। फिर से हेलोजन आपका नेचर के अंदर है, फिर से रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन आएगा। क्या बनाया? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। नेचर में फिर से हेलोजन प्रेजेंट है आपका, फिर से रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन आएगा। अब आपको दिख रहा है ये रिएक्शन स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन खत्म हो गए। जो ये फर्स्ट रिएक्शन देखी थी, दिस इज इनिशिएशन। ये जो बाकी रिएक्शंस देखी, दिस इज प्रोपगेशन। और जो लास्ट रिएक्शन आपने देखी, दिस इज टर्मिनेशन, यानी कि रिएक्शन का टर्मिनेशन हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि यहां पर और हाइड्रोजन नहीं बचे जो रिएक्शन करते आपके हैलोजन के साथ। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन। और ये रिएक्शन बेटा नेचर में होती रहती है। नेचर का मतलब आपने सुना होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, उसके लिए कहीं ना कहीं यही रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि नेचर में जितने भी ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये सब हमारे ही एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट होते हैं नेचर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। आपके ऑटोमोबाइल्स का स्मोक, वटेवर जो भी पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं उसकी वजह से इनका जनरेशन होता है। साथ के साथ आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, यानी कि हैलोजेंस जो आपके होते हैं, ये भी हमारी एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं नेचर के अंदर और ये रिएक्शन करते हैं। और प्रोपगेशन रिएक्शंस का फॉर्मेशन होता है, टर्मिनेशन नहीं होता। क्योंकि नेचर में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स के होते हैं, तो उनके अंदर हाइड्रोजन्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी रीजन से नेचर में जो आपके ओजोन लेयर है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसका डिप्लीशन होता रहता है, ठीक है। दिस इज द रीजन। अब जो रिएक्शन आपने देखी थी ना यहाँ पे Cl2 मैंने आपको बताया था होमोलैटिक फिजन होता है, यहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इस हैलोजिनेशन रिएक्शन को हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप 12th क्लास में बहुत यूज करोगे ये वाला वर्ड, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन अभी आपको मैंने बताई ना हैलोजिनेशन की, जो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, ये 12th क्लास में भी आपको एज इट इज पढ़ने के लिए मिलेगी। एज इट इज सेम टू सेम रिएक्शन है, देयर इज नो चेंज, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, ओके। ये पूरा देखो, पूरा मैकेनिज्म आपको दे रखा है बुक के अंदर, इनिशिएशन, ठीक है, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट आपको जो प्रॉपर्टी करनी है दैट इज कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जलना। अब जब कोई चीज जल रही है तो किस वजह से जल रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं? अपने एल्केन्स की। तो बेसिक एल्केन को ले लीजिए जिसका कंबशन हो रहा है, ठीक है। कंबशन होगा तो नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एवरीवेयर, वो रिएक्शन करेगी और क्या फॉर्मेशन बना के देगी आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये है आपका कंबशन इन नेचर। समझ में आया बच्चा? तो ये भी एक रिएक्शन है जो नेचर में परफॉर्म होती है फॉर एल्केन्स, ठीक है। ये एक सेकेंड प्रॉपर्टी आपने स्टडी करी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अभी जो आपने देखा था प्रीवियस रिएक्शन, वो थी ऑक्सीडेशन, जो कि नेचर में होती है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है नेचर में, ठीक है। कोई भी चीज आप जलाते हो ना, तो वहां पे सिंपल ऑक्सीडेशन होता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा स्मोक और अनबर्न्ड पार्टिकल्स ब्लैक कलर के जनरेट होते हैं जब भी कोई चीज जलती है। अनबर्न्ड पार्टिकल का मतलब क्या होता है?
इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन इनकम्प्लीट हुआ है आपके प्रोडक्ट का, आपके रिएक्टेंट का जिसे आप जला रहे हो, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये सिर्फ हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नेचर में हम ऑक्सीजन को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितनी ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए मेरे चीज में जो मुझे जलानी है, ठीक है। लेकिन लैब में उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये कैसे परफॉर्म करते हैं, आपने मीथेन लिया, ऑक्सीजन को ऐड किया, कंट्रोल्ड, कंट्रोल कैसे करोगे, कैटलिस्ट डालोगे, कंट्रोल्ड टेम्परेचर लोगे, ठीक है, कंट्रोल्ड प्रेशर लोगे, और फिर आपका फॉर्म होगा क्या, फिर आपका फॉर्म होगा अल्कोहल, दैट इज CH3OH। CH3 यहां से, O यहां से और H वापस यहां से, आपने अल्कोहल का फॉर्मेशन किया बच्चा, समझ में आया। तो आपने क्या फॉर्म किया लैब में, अल्कोहल, जबकि हम नेचर में क्या फॉर्म कर रहे थे, नेचर में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवोल्यूट हो रही थी जो कि नुकसान करती है नेचर को, है ना। लेकिन लैब में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा के आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास और भी कैटलिस्ट है, अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड को डालते हो, ये बड़े बड़े नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे बच्चा अब, ठीक है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है, MO, इट्स अ मोलिब्डेनम, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक सीरीज का एलिमेंट है, इसमें 2 लगा दीजिए और ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर रखी होती है 3, ठीक है। दिस इज योर मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जब इसको डालते हो, ठीक है, इसी के साथ मीथेन प्लस ऑक्सीजन के साथ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो क्या बनता है, मिथेनल एल्डिहाइड बनता है। इस वाले कैटलिस्ट के साथ क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब वही कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर आप मैंगनीज वाले कैटलिस्ट के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। समझ में आया। कोई भी एक रिएक्शन लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी स्पेसिफिकली नहीं पूछता है, ठीक है। ये वाली कर लो, इजी है, सिंपल आपको लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि राइट अ रिएक्शन फॉर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन तो आपने बहुत सुना होगा वर्ड, आइसोमराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। कैसे, आपने एन हेक्सेन लिया, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन, हेक्सेन की जो चेन है इट इज अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट चेन है हेक्सेन की। इसमें डाला आपने लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होता है आपको पढ़ाया गया है चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर, जो एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद भी उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, दोज आर लुईस एसिड्स, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई गई आपके एन हेक्सेन की, तो क्या फॉर्म करके दिया इसने, आपको आइसोमराइजेशन है ना, आपको आइसोमर बना के दिया। एक बार ये वाली ब्रांचिंग हो गई नंबर 2 कार्बन पे, और एक बार ये वाली ब्रांचिंग हो गई नंबर 3 कार्बन पे, दीज बोथ आर आइसोमर्स, ठीक है। कार्बन आपके देखिए कितने कितने हैं, कार्बन आपके उतने ही रहेंगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने नंबर 2 और नंबर 3 पे कार्बन को लगाया और आइसोमर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। दिस इज नॉन एज आइसोमराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन। एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है, बेसिक रिंग जो आपकी बेंजीन की होती है, दिस इज नोन एज एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं, हमने पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, हक्कल रूल को फॉलो करना है ना, प्लैनेट स्ट्रक्चर, ये सब चीजें होती हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ोगे आप लोग। तो ये एरोमेटिक रिंग होती है। तो एरोमेटाइजेशन से एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन करना है, बट किसको यूज करके, अपने एल्केन को यूज करके। तो हमने 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन ली, ठीक है, इट्स अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, हाइड्रोजन्स लगा दीजिएगा वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने सिंपल स्ट्रेट चेन ले ली एन हेक्सेन की, इसकी रिएक्शन कराई कैटलिस्ट के साथ। बहुत सारे कैटलिस्ट है हमारे पास, कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने यूज कर लिया क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक एसिड को यूज कर लीजिए। होगा क्या, ये जो स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है ना, ये ऐसे क्लोज्ड चेन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां से हाइड्रोजन्स रिलीज हो जाएंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक चेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन आपको दिख रही है ये वाली, ये देखिए
आपने इनमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज कर लो, क्रोमिक एसिड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, आपका क्या फॉर्मेशन होगा? बेंजीन रिंग का। एरोमेटाइजेशन बोलते हैं इसको, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होना। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम मतलब गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, उससे रिएक्शन करानी है अपने एल्केन की। तो एल्केन की जब वाटर गैसियस वाटर से रिएक्शन कराई, स्टीम से रिएक्शन कराई, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में निकल, ठीक है, तो क्या फॉर्म करके दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है पायरोलाइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल एल्केन से सेम टेम्परेचर पे आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया। कैसे? नंबर ऑफ कार्बन, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे देखिए एक ही नंबर ऑफ कार्बन सारे के सारे इसी में लगे, C6 के C6। यहाँ पे 4 एक साथ है और 2 एक साथ है, यहाँ पे 3 एक साथ है, फिर 2 एक साथ है, फिर 1 एक साथ है। तो इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स के आपने हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, दिस इज पायरोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलाइसिस। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड होती हैं। ठीक है, अब है आपका कन्फर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कन्फर्मेशंस क्या होती हैं कि हम अपने किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, किसी भी मॉलिक्यूल को जो हम डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं, तो वो डिफरेंट तरह की शेप्स हमें दिखाई देती हैं उसकी, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, उसी को कन्फर्मेशंस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से देखें, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया बच्चा कि उस पर कोई ऐसी लाइट डाली गई है, कोई ऐसी रेडिएशन डाली गई है जिसकी वजह से उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसकी पोजीशन का चेंज हो जाना, वो ओरिएंट कर जाए, है ना, दैट इज ओरिएंटेशन। उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई तो उसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन्हीं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन। ठीक है, इस चैप्टर में आपको 2 कन्फर्मेशंस पढ़नी है। ठीक है, 2 कन्फर्मेशन कौन सी पढ़नी है? आपको पढ़नी है एक तो स्टैगर्ड और एक पढ़नी है एक्लिप्स्ड। ठीक है, अब ये होता क्या है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन क्या होती है? जब एक के पीछे एक, यानी कि सपोज कीजिए ये कोई कार्बन है, ये भी कोई कार्बन, तो 2D में मैं आपको कैसे दिखाऊं? ठीक है, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि सपोज कीजिए एक पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, आपने इसको अपनी आंख के बिल्कुल सामने रखा, बिल्कुल वर्टिकली। ठीक है, और आपको ये ऐसे दिखाई देगी कि आगे की जो पॉइंट है ना, वो पीछे वाले पॉइंट के बिल्कुल आगे आ रहा है, यानी कि पीछे का पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि एक कार्बन बिल्कुल दूसरे वाले कार्बन के पीछे आ जाए या एक कार्बन दूसरे कार्बन के आगे आ जाए, तो उसे बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, कि आपको दूसरा कार्बन दिखाई नहीं देगा। मैं 2 कार्बन की बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि जो हम कन्फर्मेशंस बनाते हैं बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इथेन की बनाते हैं, जिसमें कि 2 कार्बन है, C2H6। इसी की कन्फर्मेशंस आपको सीखनी है। तो एक कार्बन के पीछे दिखाई दे रहा है, या फिर ये ऐसा समझो कि एक कार्बन पहले कार्बन के आगे दिख रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको दूसरा कार्बन जो पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, यानी कि वो कार्बन है तो कार्बन के पीछे। ठीक है, या एक तरह से और समझो, हाइड्रोजन की बात करो कि एक कार्बन के पीछे है, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या थे? वो भी एक के पीछे एक थे, तो वो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो गई। और स्टैगर्ड में क्या होगा कि कार्बन तो एक के पीछे एक ही रहेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो फैले हुए हैं, ऐसे फैले हुए हैं कि 6 के 6 हाइड्रोजन आपको क्लियरली दिख रहे हैं, और इसमें आपको 3 दिख रहे थे, इसमें आपको 6 के 6 दिख रहे हैं, तो उसको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन कन्फर्मेशंस को ना हम लोग 2 प्रोजेक्शन में पढ़ते हैं। अब प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है, पहले समझो, प्रोजेक्शन होता है बनाने का तरीका। एक हमारे पास है सो हॉर्स की शेप में बनाने का तरीका, ये वाला, और एक है हमारे पास न्यूमैन के तरीके से बनाने के। न्यूमैन एक साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ऐसे सर्कल में बना के दिया था हमें कन्फर्मेशंस को, तो इन्हें बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन मींस प्रोजेक्ट करना,
किसी चीज को विजिबल करवाना। तो कैसे विजिबल करते हैं? तो सो हॉर्स की शेप में। सो हॉर्स क्या होता है? आपने वो देखा, कारपेंटर को देखा होगा, एक ऐसे टेबल होती है, उसके नीचे ऐसे ना दो पैर होते हैं, इन पर वो यहाँ पे अपनी जो वुड होती है, लकड़ी, उसको घिसते रहते हैं शेप देने के लिए। ठीक है, तो इसको सो हॉर्स बोलते हैं, जो कारपेंटर के पास होता है। इसी सो हॉर्स की हमें डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस पढ़नी है। और दिखने का तरीका क्या है? सो हॉर्स है। दिखने का तरीका क्या है? सो हॉर्स एक तरीका है। तो उस तरीकों को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सो हॉर्स प्रोजेक्शन पहले हम लोग पढ़ते हैं। इस सो हॉर्स के अंदर दो कन्फर्मेशंस हैं जो मैंने आपको बताई, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। ठीक है, एक्लिप्स्ड देखो कैसे बनाई गई है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ बच्चा। ये देखो कैसे दिखाई गई है आपको, देखो ना, ये एक कार्बन, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के बिल्कुल ठीक आगे है, और देखो ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल इसके पीछे, ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल इसके पीछे, ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके पीछे। तो इसे बोलते हैं एक्लिप्स्ड। मैंने कहा था ना कि हर चीज दूसरी चीज के आगे या बिल्कुल पीछे होगी। ठीक है, तो ये एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है सो हॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर। किसकी है? इथेन की है। ठीक है, अब स्टैगर्ड क्या होगी? कार्बन तो कार्बन के पीछे ही है, लेकिन देखो ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे नहीं है, अलग है। ठीक है, ऐसे ये वाला भी इसके पीछे नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये भी इसके पीछे नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन देखी आपने किसी भी इथेन के। ठीक है, आपने डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस देखी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि हम इथेन कर रहे हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, उसकी आपने देखी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड, यानी कि फैला हुआ। बोलते हैं ना कि आपने सब कुछ स्टैगर्ड कर रखा है, यानी कि सब कुछ फैला रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही मतलब है। ठीक है बच्चा, चलिए। ठीक है, अब आ जाओ न्यूमैन। न्यूमैन साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने एक बस तरीका दिया है बनाने का, प्रोजेक्शंस दी हैं। ये एक कार्बन है, ठीक है, और दूसरा कार्बन इसके आगे है। तो आगे वाला कार्बन तो बड़ा दिखाई देगा, तो उसको हमने बड़े सर्कल से शो किया है, और छोटा कार्बन हमें पीछे दिखाई देगा, तो डॉट से हमने शो किया है। अब देखो जो आगे वाला कार्बन है, ये वाला, इसके हाइड्रोजन ये रहे, इक्वल एंगल पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 120 एंगल पे। ठीक है, ये पीछे वाले जो हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा और इसके पीछे होगा। तो ये है आपकी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ठीक है, स्टैगर्ड में क्या होगा? ये पीछे वाला कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन है, आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन ये रहे और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन ये रहे। तो दिख रहे सारे हाइड्रोजन अलग अलग। दिस इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन। बस इतना याद रखना कि सो हॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर ऐसी वाली प्रोजेक्शंस बनाओगे, ठीक है, इस तरह से करके, और न्यूमैन के अंदर सर्कल वाली बनाओगे। ठीक है, अदरवाइज एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड आपको समझ में आ गया है कि क्या मीनिंग है इसका और कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड होता है बच्चा एल्केन। ठीक है, चलो अब एल्कीन स्टार्ट करते हैं। एल्कीन में आपको पता है जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, N इज नंबर ऑफ कार्बन। ओके, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 1 पाई। एल्कीन्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है। दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बिकॉज दीज आर डबल बॉन्डेड। ठीक है, इतना आपको पता है, बिल्कुल जनरल नॉलेज है। ठीक है, इसके आयुपेसी की बात करूं तो आयुपेसी में क्या करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जहां पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड आपका लोवेस्ट प्रेफरेंस में होगा, यानी कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आइसोमर्स की अगर बात करें तो आइसोमर बनाने आपको आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम रहना चाहिए, तो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये वाले टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं बच्चा, प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको सारे आइसोमर्स बताए थे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आपको मैंने बताए हैं, जिसमें सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं। एक बार देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूट 2 इन
सिंपल से कैसे लिखोगे ब्यूट टू इन को? आपके पास 4 कार्बन होंगे, ठीक है, 2 पे इन है, यहाँ पे होगा इट इज CH3 CH CH CH3, यही है ब्यूट टू इन, ठीक है। इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने हैं। सिस आइसोमर कैसे बनाते हो? जब डायगोनल्स आपके डिफरेंट होते हैं, एक कार्बन को यहाँ पे रखा डबल बॉन्ड, एक कार्बन को यहाँ पे रखा, डायगोनल डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया डायगोनल डिफरेंट। ऐसे ही यहाँ पे कर दो, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका CH3, हो गया डायगोनल्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस कन्फर्मेशन, समझ में आया? इट इज सिस कन्फर्मेशन जहां पे डायगोनल्स आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक तो बन गई। फिर है आपकी ट्रांस। ट्रांस कैसे बनाओगे? जहां पे आपके डायगोनल्स सेम होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, इट इज ट्रांस आइसोमर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बनाते हैं बच्चा, समझ में आ गया? चलिए, इंपॉर्टेंट था ये वाला, ठीक है, एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है अलग से कि ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ब्यूट टू इन, ठीक है बच्चा। चलिए, प्रिपरेशन पे आते हैं। फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से बनाना है। आपने प्रीवियस टॉपिक में बनाया था ना एल्केन्स में, मैंने बताया था एल्काइन से एल्कीन बनाते हो, एल्कीन से एल्केन बनाते हो। तो एल्काइन में अगर हाइड्रोजनेशन करोगे, रिडक्शन करोगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका? एल्कीन बनेगा। और कौन सा वाला बनेगा? सिस। आपका डायगोनल डिफरेंट है, सिस एल्कीन बनेगा, ठीक है। अगर आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाया है, तो क्या बनेगा आपका? ट्रांस एल्कीन बनेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चा, फिर से बता देती हूं आपको। एल्काइन का जब हाइड्रोजनेशन करोगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पैलेडियम कार्बन, ठीक है, पैलेडियम या कार्बन, तो सिस एल्कीन बनता है। अगर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन यानी कि रिडक्शन करते हो सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो आपका ट्रांस एल्कीन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर्म सिस एल्कीन फ्रॉम एल्काइन, तो क्या डालोगे? पैलेडियम कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अगर आएगा फॉर्म ट्रांस एल्कीन, तो क्या डालोगे? सोडियम लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे एक चीज जानना और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लिंडलार्स कैटलिस्ट, स्पेलिंग है इसकी LINDLAR, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है ये है, ठीक है। आपका डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल बोलते हैं इसको, डीएक्टिवेटेड यानी कि एक्टिवेट नहीं किया गया है तो पार्शियली एक्टिवेट किया गया है, यानी कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड, पैलेडाइज्ड यानी कि पैलेडियम की हेल्प से। पैलेडियम क्या है? आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, चारकोल क्या है? आपका कार्बन, जो आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ C, इट इज चारकोल। ये कैटलिस्ट कहलाता है आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट। एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, ओके। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि फॉर्म सिस एल्कीन विद द हेल्प ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। समझ में आया बच्चा? तो इस तरह से उसका फॉर्मेशन आप करके दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या मतलब हो गया? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, हैलोजन यानी कि हैलोजन का भी रिमूवल होना है, एशन जो ऑलरेडी एडिड है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन जो ऑलरेडी एडिड है उनका डी करना है, उनका रिमूवल करना है, यानी कि माइनस करना है हाइड्रोजन और हैलोजन को, यानी कि माइनस HX करना है। दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है बच्चा। कैसे करोगे? इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अब ये बीटा एलिमिनेशन क्या है? बीटा एलिमिनेशन का मतलब है बच्चा, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और सेकंड कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है।
हमें बीटा से एलिमिनेशन करना है। क्या करेंगे बताऊंगी अभी किस चीज का एलिमिनेशन करना है, लेकिन बीटा पोजीशन क्या है वो सीखो। दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस कार्बन इज बीटा, और जो इसके बाद कार्बन होगा उसे गामा बोलते हैं। आपके सिलेबस में गामा नहीं होता है 11th 12th के अंदर, बस अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा कार्बन ये वाले होते हैं, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। कैसे, देखिए बच्चा, आपको एक क्या दे रखा है, हेलो एल्केन है ना, प्रिपरेशन कर रहे हो ना एल्कीन का। आपके पास है CH3, ठीक है, और कोई हेलोजन है, चलो एक और कार्बन लगा लो, CH3 CH2, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, आपको फॉर्म करना है एल्कीन। कैसे, बीटा एलिमिनेशन से, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे हेलोजन क्या है, क्लोरीन, यानी कि माइनस HCl करना है। ठीक है, यानी कि माइनस HCl करना है। ठीक है, तो Cl कौन से कार्बन से जाएगा, इस वाले कार्बन से। ठीक है, और हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन से जाएगा, दूसरे वाले कार्बन से। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे रह गया CH2, एक कार्बन तो चला गया, यहाँ पे भी क्या रह गया CH2, क्योंकि क्लोरीन चला गया। अब दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो क्या फॉर्म कर लिया आपने, एल्कीन, और इसी की प्रिपरेशन आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। आया समझ में बच्चा? ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है,